नमस्कार साथियों, आज मैं आप सबके बीच इंश्योरेंस और ड्राइविंग लाइसेंस के फायदे इस वीडियो में बताएंगे। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मरवाही जिले के मजिस्ट्रेट श्री क्या नाम था नरेंद्र कुमार तेंदुलकर से वार्तालाप हुआ है। इसमें आप इंश्योरेंस के फायदे क्या हैं और बच्चे विद्यार्थी सभी लोग पढ़ते हैं, पढ़ने के फलस्वरूप उनके नाम FIR दर्ज हो जाता है, उसके जीवन में कितना नुकसान होता है, कितने संघर्ष करना पड़ता है, इसके बाद उनका पूरा समय लॉस हो जाता है। इस वीडियो में पूरा देखें क्या बात मजिस्ट्रेट साहब कहते हैं, पूरा सुने, आपके काम का है वीडियो। जय हिंद, जय भारत। पेंड्रा जाना नहीं पड़ेगा, यही पढ़ाई पूरा हो जाएगा आप लोगों का। अब देखिए, आज यहाँ आने का कोई ऐसा खास रीजन नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल साहब मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, क्योंकि कोर्ट में आए दिन केस आते रहते हैं। कुछ केस मुझे लगता है यहाँ के बच्चों के खिलाफ भी मेरे पास आए हुए हैं, और मेरे आने के पीछे रीजन केवल इतना ही है। पिछले बार जब मैं आया था तो भी मैं बताया था कि कोशिश करिए कि आप लोग पुलिस केस से, कोर्ट कचहरी से बचें, नहीं तो पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं। एक बार उस क्षेत्र में हम चले जाते हैं तो जब हम जॉब में आते हैं तो बहुत समस्याएं होती हैं। तो यहाँ आने के पीछे का केवल और केवल रीजन इतना ही है। तो चाहे वो गाली गलौज से हो, चाहे जितने लोग आप सब मोबाइल चलाते हैं उससे रिलेटेड हो, चाहे जितने लोग आप लोग गाड़ी चलाते हैं उससे रिलेटेड हो, सावधानी रखिए, घटना दुर्घटना से बचिए, नहीं तो फिर समस्या है। और देखिए, हमारे माँ बाप जो है हमें पढ़ाते लिखाते हैं, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करके हमें यहाँ तक पहुंचाते हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम बुरी चीजों से दूर रहें और एक अच्छा इंसान बने, जॉब करें, और जॉब ना भी करें तो एक बेहतर इंसान बने। लेकिन बेहतर इंसान बनने के लिए तो हमें कोई क्राइम नहीं करना है, और क्राइम के रास्ते में भी नहीं जाना है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है एकदम मैं शुरुआत से बेसिक चीज पे अपन आते हैं। और मुझे लगता है आज के समय में लगभग जितने लोग यहाँ पे होंगे, चाहे वो बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, सभी स्कूटी या मोटरसाइकिल चलाते हैं, है ना। लेकिन मुझे लगता है इसमें से कुछ लोगों के पास ही लाइसेंस होगा, बाकी के पास नहीं होगा। सच्चाई है इसमें, है ना। और हम लोग एकदम फर्राटे से 3-3 सवारी बिठा के चलते हैं। मुझे और एक चीज उसी में ऐड कर दूं मैं, जितने लोगों के पास में मोटरसाइकिल हो या स्कूटी होगी, उसमें से लगभग लोगों के पास ही उसका इंश्योरेंस होगा, बाकी लोग बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाते हैं, है कि नहीं, जो कि गलत बात है। इसका एक सिंपल सा उदाहरण आपको बता दूं मैं। यदि आप चाहे स्कूटी चलाते हो या आप लोग चाहे मोटरसाइकिल चलाते हो, उसका बीमा नहीं है और आपके पास लाइसेंस भी नहीं है गाड़ी चलाने का, और उससे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, और उसमें एक्सीडेंट होने के बाद उसका हाथ यदि टूट जाता है या फिर और कहीं पे फ्रैक्चर हो जाता है, या कभी कभी मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट से ही किसी की डेथ हो जाती है, तो क्या होता है, जिसका डेथ हुआ है उसके परिवार वाले क्लेम कर देते हैं। एक केस तो हमारे पास आता ही है, वो अलग है। उसके बाद एक दूसरा केस होता है क्षतिपूर्ति का। यदि आपने 17-18 साल के बच्चे को या 25-30 साल वाले नवयुवक को जो जॉब में है उसका एक्सीडेंट करके कर दिए और उसका डेथ हो जाता है, क्योंकि आपके पास लाइसेंस भी नहीं है, दूसरा गाड़ी का बीमा नहीं है, तो क्या होगा, आपको तो जुर्माना देना ही पड़ेगा।
जो गाड़ी का ओनर है, हो सकता है आपके भाई हो, आपकी माँ हो, आपके पिताजी हो, उनको भी सेम पनिशमेंट मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात कि जब क्षतिपूर्ति राशि क्लेम होता है तो उसका पूरा एवरेज निकाला जाता है। जैसे 20,000 रुपए कमाने वाले व्यक्ति का हम एक्सीडेंट करते हैं, डेथ हो जाती है, उसकी सर्विस काल मान के चलिए 20 साल बचा हुआ है, पूरा कैलकुलेट होता है, कितना प्रमोशन मिलेगा, कितना उनका लास्ट इनकम होगा, वो सारी चीजें कैलकुलेट करके 25-30 लाख, कभी कभी 50-60 लाख रुपए भी होता है। वो पैसा कैसे पे करेंगे आप? सोचिए, समस्या है कि नहीं। और एक मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस कराने में बड़ा मुश्किल से 1,000 रुपए लगता होगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। और उस 1,000 रुपए को बचाने के चक्कर में हम लोग लाखों रुपए देने को तैयार रहते हैं। तो इस चीज को आप लोग सोचिए और कोशिश करिए कि आप लोग गाड़ी का इंश्योरेंस जरूर करवाएं, थर्ड पार्टी ही सही, लेकिन करवा के रखना चाहिए। कम से कम आपको कोई हर्जाना मिले ना मिले, लेकिन सामने वाले पार्टी को तो मिले, जिससे आप लोग सेफ रहेंगे। और दूसरी बात, आप सभी लाइसेंस बनवा लीजिए। आजकल तो यही मरवाही में बनता है, ऑनलाइन बनता है, कहीं चक्कर भी नहीं लगाना है। तो लाइसेंस जरूर बनवाइए। जितने लोग स्कूटी या मोटरसाइकिल आप लोग चलाते हैं, बहुत जरूरी है कि आप लोग लाइसेंस बनवाइए और बीमा करवाइए। इसी में तीसरी बात कि चलिए ठीक है, हम लोग आज के जनरेशन में मुझे लगता है हेलमेट कोई पहनता नहीं है, लेकिन हेलमेट हमारी खुद की सुरक्षा के लिए है। हम यदि मान के चलिए कि एक्सीडेंट हो जाता है हमारा, तो हेलमेट पहनने से थोड़ा सुरक्षित रहते हैं, वो हमारी सुरक्षा के लिए है। तो इस पे हम ज्यादा नहीं जाएंगे। वो जिसको अपनी सुरक्षा प्यारा नहीं है वो ना पहने, कोई दिक्कत नहीं है, बाल खराब होता है इससे, तो ना पहने। लेकिन दो चीजें जरूर ध्यान रखें, लाइसेंस हो और गाड़ी का बीमा हो। इन चीजों को स्पेशली आप लोगों को बताने के लिए ही, क्योंकि जब जब लोक अदालत होता है हम ही आदेश करते हैं कि आप मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पुलिस वालों को निर्देश देते हैं कि आप कार्रवाई करिए। और जब जब लोक अदालत होता है देखिएगा कि रोड में वो पुलिस वाले पकड़ते हैं सबको, है ना, और 200, 500, 1,000 रुपए जो भी जुर्माना लगता होगा वो लोग वसूलते हैं। तो इससे बचने के लिए वो सारी चीजें पहले से हमारे पास रहे। और आप लोगों को बताने के पीछे रीजन ये है कि आप लोग भविष्य में, हो सकता है कल के डेट में आप यहाँ पे खड़े हो मेरे जगह पे, तो अपने आप को सुरक्षित भी तो रखना है। कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, इन सब से बचना भी तो है। तो पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब है बताइए। ये तो छोटी बात हो गई। छोटी बात इसलिए क्योंकि देखिए, एक्सीडेंट को हम हीनियस क्राइम में लेके नहीं चलते, क्योंकि एक्सीडेंट कोई जानबूझ के नहीं करता। जानबूझ के करेगा तो 302 में आ जाएगा, मर्डर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इसलिए हम इसको हीनियस क्राइम में नहीं लेते। लेकिन घटना तो घटना है, हमारी एक छोटी सी लापरवाही की वजह सामने वाले की जान चली जाती है, या सामने वाले की लापरवाही की वजह से हमें नुकसान हो जाता है। कभी कभी सामने वाला पी के चला लिया, पता नहीं वो कैसे चला रहा है, हम सेफ हैं लेकिन सामने वाला ऐसे चला लेता है कि हमसे एक्सीडेंट हो जाता है। तो इन चीजों से थोड़ा बचना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि बहुत सारी चीजें थाने तक ना जाए, आपस में ही समझौता करके सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए छोटी मामलों को। बड़े मामलों में तो निश्चित तौर पे जाना चाहिए, क्योंकि जिसकी गलती है उसको सजा भी तो मिलनी चाहिए। तो दोनों चीजें हैं। अब हम इसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आप जितने लोग हैं यहाँ पे, सब लोग मोबाइल चलाते हैं। मोबाइल चलाने के लिए मोबाइल किस लिए बना है इसको हमें जानना बहुत जरूरी है। और आज के टाइम पे इतने सारे कानून बने हुए हैं। आपने सुना होगा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, IT एक्ट जिसको बोलते हैं, अब उसको IPC में भी ले दिए हैं, भारतीय दंड संहिता में संशोधित कर दिए हैं। यदि आपने किसी को अनर्गल मैसेज भेजा तो IT एक्ट के तहत तो आप दंडनीय हैं ही, IPC में भी आपको सजा होगा। अनर्गल मैसेज मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, गलत मैसेज किसी को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। तो इस चीज को ध्यान रखिए। वो आपके डिलीट करने से डिलीट नहीं होता है, उसका डेटा रहता है हमेशा। जिस दिन आपके खिलाफ में रिपोर्ट दर्ज हुआ, पुलिस वाले निकाल लेंगे वहां से।
वो कभी खत्म नहीं होगा। हम सोचते हैं कि हम डिलीट कर दिए, वो डिलीट हो गया, कभी नहीं। खासकर मैसेज वाला चीज कभी डिलीट नहीं होता है। तो इस चीज से जरूर बचें। गुस्से में आके किसी को गाली गलौज नहीं करना है मोबाइल में, समझ रहे हैं आप, सब लोगों के लिए। बात में हो सकता है बातचीत में आप लोग कर लें, क्योंकि जब रिकॉर्डिंग नहीं है तो कोई मतलब नहीं है उसका, लेकिन मैसेज को आप लोग डिलीट नहीं कर सकते। तो मैसेज से बचिए, खासकर गाली गलौज करने से। कभी कभी हम आपत्तिजनक फोटो पोस्ट कर देते हैं, वीडियो पोस्ट कर देते हैं, इन चीजों से बचिए, क्योंकि हमारा एज अभी ऐसा है ना कि उस चीज से हम गुजर रहे हैं। तो इस चीज से एकदम सतर्कता पूर्वक आगे बढ़िए। और आईटी एक्ट ऐसा है कि आप उससे बचेंगे नहीं, कितना भी आप कोशिश कर लें आप उससे बचेंगे नहीं। यदि आपके नाम पे मोबाइल है और सिम आपके नाम पे है, आप कहाँ जाएंगे? तो बचना मुश्किल है उससे। तो इसलिए मोबाइल का सावधानी पूर्वक से इस्तेमाल करें, एकदम सावधानी पूर्वक, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया, ये साधारण सी बात है जो हम कंटिन्यू डेली रूटीन में करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में, जो नॉर्मल गांव में देखते हैं। कुछ भी देखिए, आज के टाइम पे हम सभी लोग, मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, एकदम ग्रामीण क्षेत्र से, और आज के टाइम पे तो मुझे लगता है यहाँ भी चलता होगा, वो आप लोग सुने होंगे टोनही टोन्हा वाला, है ना? हाँ, वही बोल रहा हूँ, हर तरफ है ये चीजें गलत है और इसके लिए कानून बना हुआ है। किसी को टोनही बोलना या टोन्हा बोलना या मतलब बताना कि ये फला व्यक्ति उसको टोन दिया, ये कर दिया, ये गलत है। उसके लिए सजा का प्रावधान है और उसमें जमानत नहीं मिलती, याद रखिए आप लोग। और एक बार जिसके नाम पे एफआईआर दर्ज हो गया, वो आजीवन वो रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता। वो एफआईआर दर्ज है मतलब 50 साल के बाद भी जब आपके बारे में पूछा जाएगा या आपके बारे में कोई डेटा निकाला जाएगा तो वो रहेगा थाने में, सेफ रहता है। तो इन चीजों से बचिए, क्योंकि हम सब ग्रामीण परिवेश के हैं, तो मुझे लगता है ये चीजें गांव में आप लोग फेस करते होंगे। मतलब एक बच्चे को सर्दी क्या हो गया, वो गाली देना चालू कर देते हैं गांव वाले। तो इस आप लोग बचिए, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग अपने घर वालों को न समझा पाए तो फिर मतलब क्या हुआ उनके पढ़ाने का और हमारे पढ़ने का। तो इस चीज से भी बचिए। दूसरी बात, इन्हीं छोटी छोटी बातों की वजह से क्या होता है, गांव में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और लड़ाई झगड़ा इतना प्रबल हो जाता है कि हम मारपीट पे उतारू हो जाते हैं। तो इन चीजों से भी हमें बचना है, क्योंकि देखिए, सामने वाला रिपोर्ट लिखाने वाला, आप चाहे उस समय रहे न रहे, सामने वाला तो रिपोर्ट लिखा देगा, क्योंकि आपके भाई ने मारा उसको, तो आपका भी नाम लिखा देगा। अब जब आपका नाम एफआईआर में दर्ज हो जाएगा, भले ही कोर्ट आपको छोड़ दे, लेकिन दर्ज तो हो गया वहां पे, तो समस्या है ना। तो इन चीजों से भी बचिए, बहुत जरूरी है। कुछ लोग हैं, मैं शायद मैं भूल रहा हूं, लेकिन कॉलेज के ही कुछ स्टूडेंट हैं जिनका केस है मेरे पास। मैं उनको समझाया हूं कि आप लोग राजीनामा करो, केस लड़ने से कोई फायदा नहीं है। राजीनामा करने से क्या होता है, उसकी कभी अपील नहीं होती और उसकी दोष मुक्ति रहती है। मतलब हम ये वो बाइज्जत उसको हमने बरी कर दिया। केस लड़ने के बाद यदि कन्विक्शन हो जाता है, सजा हो जाती है, तो वो एक छवि बन जाता है और कल की डेट में आपका जब कभी नौकरी लगेगा ना, तो पुलिस वेरिफिकेशन होता है, थाना मरवाही ही आएगा उसका वेरिफिकेशन के लिए। और उस गांव के बारे में आप जहां रहते हैं, यहाँ तक कि हम जिस स्कूल में पढ़ते हैं, जिस कॉलेज में पढ़ते हैं, वहां भी वेरिफिकेशन के लिए आता है। जब हम बड़े पोस्ट में जाते हैं, हो सकता है आप में से कोई तहसीलदार बने और जब पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आए, तो यहाँ भी एक लेटर आएगा प्रिंसिपल सर के पास कि बताइए इनका आचरण कैसा था। आपके गांव तहसील कार्यालय में जाता है, यहाँ तक कि थाने में जाता है। तो यदि आप लोगों के नाम पे कोई रिपोर्ट हुआ हो तो वो दिखेगा ना भी सामने, तो समस्या है ना। हालांकि उससे होना जाना कुछ नहीं है, लेकिन अनावश्यक परेशानी है, आपकी ज्वाइनिंग डिले हो जाएगी और जो फिर परेशानी आपको झेलना पड़ेगा बाकी लोगों से,
वो दिक्कत है। तो इस सारी चीजों से आप लोगों को बचना चाहिए। छोटी छोटी बातों से लेके बड़ी बड़ी बातों तक आप लोगों को संभल के चलना है, बहुत संभल के। नहीं तो आज के टाइम पे फंसाने वाले या फंसने वाले इनकी कमी नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग। तो अपने आप को ही सुरक्षित लेके आगे बढ़ना है। अब जितने लोग, मुझे लगता है आप सब लोग यहाँ पे बैठे हैं तो कुछ ना कुछ सोच के ही बैठे होंगे कि हमें जॉब करना है या हमें और कुछ करना है। तो जितने लोग ऐसा सोचते हैं उनको तो ज्यादा सतर्क होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोगों का कोई दिक्कत परेशानी कोई पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। पढ़ाई से रिलेटेड यदि आप लोगों को पूछना हो, तैयारी करने से रिलेटेड अभी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं भी पीएससी फाइट करके ही यहाँ तक आया हूँ। तो पढ़ाई कैसे करते हैं वो सारी चीजें मुझे पता है। और कल के डेट में मुझे लगता है आप में से भी बहुत सारे लोग पीएससी की तैयारी करेंगे या हो सकता है यूपीएससी की तैयारी करें। तो यहाँ आने के पीछे रीजन केवल इतना कि आप लोग सतर्क रहिए उस चीज से, क्राइम से दूर रहिए, ताकि फ्यूचर आप लोगों का सेफ रहे। और अपने घर परिवार जितने लोग हैं उन सबको भी बोलिए कि लड़ाई झगड़ा से दूर रहे। सामने वाला गाली देता है मुझे तो वहां पे इग्नोर कर दीजिए। आप सोचेंगे कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो वो बोलने में और सुनने में अच्छा लगता है। जब हम खुद कर लेते हैं ना तो कोर्ट कचहरी और दुनिया भर की चीजें फेस करना पड़ता है। तो सामने वाला यदि उकसाता है तो कोशिश करिए कि थोड़ा सा पोलाइट होके आप वहां से निकल जाएं, मतलब अपने आप को साफ वहां से बचा लें, लड़ाई झगड़े में ना पड़े। और घर वालों को भी बोलिए कि लड़ाई झगड़े में ना पड़े, ठीक है। और बाकी कोई आप लोगों का कुछ हो तो पूछिए मुझसे। बाकी देखिए कानून ऐसा है कि हम उसको बता नहीं सकते। इतने सारे कानून हैं, जैसे बोलते हैं ना कि 36 करोड़ देवी देवता है, हर चीज के लिए कानून बना हुआ है। हवा से लेके पानी तक, लड़ाई झगड़ा से लेके सारी चीजों तक। तो हम एक एक कानून को ऐसा डिफाइन नहीं कर सकते। बस हम उसको साधारण शब्दों में ये कहें, जैसे अपराध क्या होता है। तो अपराध वो चीज है जो हमारे व्यवहार से सामने वाले को दुखी कर दे या चोट पहुंचा दे, वो उनके लिए अपराध है। मान के चलिए मैंने आपको कुछ ऐसा शब्द बोल दिया जिससे आप लोग आपको बुरा फील हुआ, आपको क्षोभ कारित हुआ, तो वो मैंने अपराध किया वहां पे। या हो सकता है कि मैंने आपको धक्का दिया, आपको चोट लग गया, वो अपराध हो गया, मैंने आपके प्रति अपराध कर दिया। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिसको हम ऐसे ही नॉर्मल तरीके से जाने देते हैं, लेकिन बहुत सारे अपराध ऐसे होते हैं जिसको नहीं जाने देना चाहिए। खासकर जो महिलाओं के प्रति जो होते हैं उसको आप लोग उसका विरोध करिए और कोशिश करिए कि यदि आप लोगों के साथ में जितनी लड़की हैं, सबके लिए बोल रहा हूँ, यदि आप लोगों के साथ ऐसा कोई भी दुर्व्यवहार होता है तो बिल्कुल आप लोगों को पीछे नहीं रहना चाहिए। पढ़ाई लिखाई करने के पीछे का एक उद्देश्य ये भी है कि आप अपने अच्छे बुरे को समझें। तो उस चीज के लिए कभी ये नहीं सोचना है कि पुलिस के पचड़े में फंसना है, वो दिक्कत होगा। नहीं, जहां पे लगता है कि हमें करना है वहां पे बिल्कुल करिए। सर जैसा कि आप गांव से हैं, बहुत ग्रामीण से, तो मैं बच्चों को भी जिज्ञासु हैं बच्चों भी, मैंने बातों से किया बच्चे से, तो बोले कि अपने जीवन गांव से लेकर के यहाँ तक स्टेप तक आने का अपना रहस्य संक्षिप्त में जरूर बताएं बच्चों को। मैं भी ऐसे ही सरकारी कॉलेज से ही आया हूँ। मैं आपको बताऊं, मैं एकदम सरकारी स्कूल में पढ़ा पूरे 12वीं तक। उसके बाद जैसे कॉलेज गया तो 3 साल कॉलेज मैंने प्राइवेट कॉलेज से किया। उसके बाद LLB की पढ़ाई मैं जांजगीर चांपा का हूँ बेसिकली, आप लोगों को बताऊं। जांजगीर चांपा में आप लोग सुने होंगे सिवरी नारायण करके, मैं वहां का रहने वाला हूँ। तो मैं पूरा पढ़ाई जो है ऐसे ही सरकारी स्कूल कॉलेज से ही करके आया। LLB की पढ़ाई मैंने जांजगीर चांपा में एक लॉ कॉलेज है, ठाकुर छेदीलाल लॉ कॉलेज, वहां से मैंने पढ़ाई किया। और 2015 पास आउट हूं मैं। 2016 में वैकेंसी निकला और 2017 में मेरी ज्वाइनिंग हो गई इसमें। तो कहने का मतलब जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था
जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों को जो अतिथि टीचर होते हैं वो पढ़ाते थे। सेकेंड सेमेस्टर में क्या हुआ, पीएससी क्वालिफाई करके प्रोफेसर आए लॉ कॉलेज में। तो चूंकि वो लोग इतने ताजा ताजा थे तो वो लोग हमें बोले कि नहीं देखिए, एलएलबी करने के बाद वकालत करना लास्ट ऑप्शन है। जब आपका पूरा एज बार हो जाएगा, 35 साल के जब आप हो जाएंगे और आपको कुछ नहीं मिला, कोई नौकरी नहीं मिला, तब आप प्रैक्टिस करिए, कोर्ट जाइए, प्रैक्टिस चालू करिए। उससे पहले आप लोग नौकरी की तैयारी करिए। तो वो लोग बोले कि सिविल जज मैं आपको एकदम सच्चाई बताऊं कि एलएलबी ज्वाइन करने के बाद मुझे फर्स्ट सेमेस्टर तक ये नहीं मालूम था कि सिविल जज जैसा कोई एग्जाम होता है। मतलब अपन मूवी में देखे ना कि एकदम बुढ़े लोग जज रहते हैं, तो वो चीज दिमाग में रहता था कि यार भाई जज मतलब बुढ़े लोग जब बुढ़े हो जाएंगे तब जज बनेंगे। तो ऐसा नहीं है। मतलब आप 12वीं पढ़िए, 12वीं के बाद जितने लोग, मतलब अब आप लोग तो आगे बढ़ गए हैं, जिसको एलएलबी करना है और जो सोचते हैं कि मुझे आगे बढ़ के जज बनना है या फिर अच्छे जगह पे प्रैक्टिस करना है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, या फिर जैसे आप लोग बाहर में यदि पढ़ते, यदि कोई बच्चे बाहर में पढ़ते तो इंटरनेशनल फोरम में भी वकील बनने का चांस मिलता है। जैसे आप लोग समाज शास्त्र वगैरह में पढ़ते होंगे, जेनेवा कॉन्वेंस, वो सारी चीजें, तो इंटरनेशनल फोरम में भी वकील बनने का मौका मिलता है यदि हमारा इंग्लिश स्ट्रांग है तो कहने का मतलब वहां तक हमें पता नहीं था। टीचर लोग हमें बताए कि नहीं ऐसा भी होता है, आप लोग अच्छे से अभी से पढ़ाई अच्छे से चालू करिए और जब आप पास आउट होंगे तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि जैसे वैकेंसी आएगा आप तैयारी करिए और आगे बढ़ जाइए। क्योंकि 2008 के पहले तक ऐसा रूल था कि जो एलएलबी करने के बाद 7 साल तक प्रैक्टिस किया है वही जज बनेगा। उसके बाद से उसको खत्म कर दिया, मतलब एकदम फ्रेशर। आप एलएलबी पास आउट करिए, पीएससी फाइट करिए, उसके बाद आपका सिलेक्शन, मतलब आप 23, 24, 25 साल की उम्र में जज बन जाएंगे। तो ये चीजें हमारे ऊपर लागू हो गया। तो जो टीचर लोग थे, इसीलिए मैं टीचर लोगों को बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि हम लोग जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं तो उस तरीके से हमें गाइडलाइन नहीं मिल पाता। तो जब हम कॉलेज स्तर पे आते हैं ना तो टीचर लोग बेहतर समझाते हैं, क्योंकि वो सारी चीजों को फेस करके आते हैं। और जितने टीचर यहाँ पे बैठे होंगे, आप लोगों के पढ़ाए हुए लोग पता नहीं आज की डेट में कहाँ होंगे, बड़े बड़े पोस्ट में होंगे। तो वो सारी चीजें क्या है उनसे होके गुजरती हैं, तो बेहतर बताते हैं वो लोग। तो टीचरों का सम्मान करना बहुत जरूरी है। तो जैसे मैं 2015 पास आउट हुआ, 2016 वैकेंसी निकली, तो हम लोग 2016 वैकेंसी की तैयारी किए और फिर यहाँ पे मतलब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था। फर्स्ट अटेम्प्ट पे मैंने ये क्रैक किया पीएससी का। क्योंकि हमारा जो बेसिक पढ़ाई था लॉ की वो अच्छा था, मतलब सर लोग बहुत अच्छे से पढ़ाए। और उस समय बड़ा मुश्किल से 12-13 स्टूडेंट ही हम लोग जाते थे कंटिन्यू स्कूल कॉलेज, तो उसका बेनिफिट मिलता था। मतलब वो ऐसे ही जैसे अपन कोचिंग करते हैं वैसे ही पढ़ाते थे हम लोगों को नोट्स बनवाते थे और हम लोग खुद थोड़ा सा आगे बढ़ के करते थे। तो इसलिए ये चीजें हैं, आप लोगों को आगे बढ़ के करना चाहिए सारी चीजों को। जिसको जिसको आगे बढ़ना है टीचरों से आप पूछिए। हम लोग तो सोचते थे कि चलिए आज हम टीचर को पढ़ाएंगे, 2-3 लोग हम लोग थे जो सोचते थे आज हम लोग टीचर को पढ़ाएंगे। हालांकि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन इतना सोच लेना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग सोचिए, यदि आप लोगों को पीएससी यूपीएससी की तैयारी करना है, आगे बढ़ना है, तो बिल्कुल सोचिए। इसके लिए आपको अगला चैप्टर खुद पढ़ के आना पड़ेगा। नहीं तो हम सोचे कि घर में जाएं, टीवी देखें, मोबाइल चलाएं, अगले दिन कॉलेज आ जाएं, टीचर पढ़ा दिए। अब बेचारी टीचर लोग भी कितना पढ़ाएं। अब वो 10वीं 5वीं के बच्चे तो है नहीं कि ब्लैक बोर्ड में लिख के बताएं फला फला लिखो आप लोग, संभव ही नहीं है। तो कुछ चीजें हमें करना पड़ेगा, केवल उनका मार्गदर्शन लीजिए और आगे तो सक्सेस मिलना तय है। तो मेरा जनरली जो मेरा मतलब जॉब में आने का जो सफर है बस इतना ही छोटा सा, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इस छोटे से में भी बहुत सारे संघर्ष हैं। मैं कैसे वहां तक गया क्या है ये अलग मैटर है, लेकिन हम पॉजिटिव चीज को ही लेके चले, नेगेटिव चीजों को छोड़ देते हैं।
तो आप लोग भी अच्छे से तैयारी करिए। और जितने लोग आप लोग यदि कोई एलएलबी करना चाहता है तो बेशक करिए, एलएलबी अच्छा है, प्रोफेशन अच्छा है। आपको चाहे आप जज बने ना बने, वकील तो जरूर बने, और वकील बनने के बाद अपना जीवन बेहतर चला सकते हैं, मतलब अपना जीवन यापन कर सकते हैं बेहतर तरीके से। और आज के टाइम पे मुझे लगता है हर व्यक्ति को कानून की जानकारी होनी चाहिए, चाहे वो लॉ पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, क्योंकि आप किसी के साथ मारपीट करने के बाद ये नहीं बोल सकते साहब मुझे तो जानकारी ही नहीं था कि उसको मारना अपराध होता है। ऐसा बोल ही नहीं सकते, चाहे आप अनपढ़ हो चाहे पढ़े लिखे हो। कानून में लिखा है, कानून में ये भी लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति को कानून पता है, चाहे वो नॉर्मल व्यक्ति हो चाहे हम जैसे लोग हो, तो हर व्यक्ति को कानून पता है, ये मान के चलते हैं। तो जब जब मौका मिले तब तब पढ़िए। आजकल तो बुक आराम से मिल जाता है, आपके पास जितने लोगों के पास मोबाइल होगा आप गूगल में सर्च करिए, वो पूरा आपको बुक वहीं से मिल जाएगा। कुछ कोई है क्या जो एलएलबी करने के इच्छुक हैं? कोई है यहाँ पे? कोई नहीं है? आज नहीं आए सर, काफी लोग हैं। नहीं, यदि है तो आप लोग करिए। ग्रेजुएशन के बाद मैंने किया और उसके बाद 3 साल का कोर्स रहता है, आराम से करिए। उसके बाद फिर 3 साल के बाद कुछ नहीं तो वकील तो बन ही जाएंगे। मरवाही में कोर्ट भी खुला हुआ है ना, तो अच्छे से आपका रोजी रोटी भी चल जाएगा। मतलब आज के टाइम पे हर व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए ये संभव नहीं है। जिस तरीके से परिस्थितियां बन रही हैं संभव नहीं है, तो हमें अपने आप को ही उस काबिल बनाना पड़ेगा, चाहे टेक्निकल फील्ड में जाके हो चाहे जैसा भी हो। और बाकी और कुछ पूछिए तो बताऊं। और सर ये पूछना चाहते हैं जैसे कि बच्चों का बार बार सवाल रहता है, मैं भाषा का हाँ प्राध्यापक हैं, जी। अतिथि व्याख्याता, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, बच्चों को भी इससे अवगत कराना चाहता हूँ। बच्चे बोलते हैं कि अंग्रेजी से फैसला होता है या हिंदी भाषी क्षेत्र है, अंग्रेजी से फैसला होता है या हिंदी से? ऐसा नहीं है। आज के डेट में तो देखिए कि हाई कोर्ट अब हिंदी में फैसला करने लगी है। दूसरा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है अभी नया आदेश आया हुआ है कि फैसला दोनों में रहेगा, हिंदी में भी रहेगा अंग्रेजी में। मैं खुद हिंदी भाषी, मुझे अंग्रेजी नहीं आता, ठीक है। तो ये संशय नहीं होना चाहिए कि केवल अंग्रेजी मीडियम वाले ही आगे बढ़ेंगे। मैं टोटल हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ते पढ़ते यहाँ तक आया हूँ। अब मैं पूरा एकदम हिंदी मीडियम आदमी हूँ, नहीं आता मुझे अंग्रेजी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं काम अच्छे से नहीं करता, बिल्कुल। हम मुझे लगता है कि आप अंग्रेजी और मेरा कंपटीशन करा दीजिए काम को लेके, तो मैं उनसे पीछे नहीं रहूंगा, वो भी मुझसे पीछे नहीं रहेंगे। तो भाषा में मुझे लगता है ये कोई हम ये सोच के न चले कि मुझे कि अंग्रेजी नहीं आता तो मैं कैसे वहां तक पहुंच पाऊंगा। कुछ नहीं, आप यूपीएससी की तैयारी करिए हिंदी मीडियम में, आपको ना आता हो। मरवाही क्षेत्र में जो जज अंग्रेजी जानता हो हिंदी ना जानता हो वो कैसे काम करेगा बताइए। ठेठ छत्तीसगढ़ी में बात होता है जो मुझे भी नहीं आता, क्योंकि मैं खुद छत्तीसगढ़ी आदमी हूँ, लेकिन यहाँ की छत्तीसगढ़ी मुझे नहीं समझ आता बहुत सारी। हाँ, अब सोचिए मैं यदि प्योर इंग्लिश मीडियम वाला होता तो मैं कैसे काम करता। आ जाएगा। और छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है जितने जज हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ के आए हों चाहे हिंदी मीडियम में पढ़ के आए हों, काम तो हिंदी में ही करते हैं। और हाई कोर्ट भी आप चले जाएंगे तो हिंदी में ही आपको वकील मिलेंगे, हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले, और जज भी हिंदी इंग्लिश वाले मिलते हैं। क्योंकि एक एज होने के बाद ना वो भाषा हम सीख जाते हैं। अभी आप लोगों को टफ लगता होगा, लेकिन एक एज में आएंगे ना, और जो हमारे आसपास के लोग जब उसी तरीके से रहते हैं तो मजबूरी है वो चीजें आ ही जाती हैं। तो हिंदी और अंग्रेजी से कभी घबराना नहीं। ठीक है सर, उम्मीद करता हूँ हमारे विद्यार्थियों को ज्ञान मिला आप सर से। आप लोगों का कुछ व्यक्तिगत और कुछ हो तो बताइए मुझे, और पूछना हो क्या? हाँ, खड़े करो, बोलो बेटा, खड़े करो, बोलो पूछो बेटा।
खड़े होकर बोलो। सर अगर जैसे केस चल रहा है तो नॉर्मल इंसान वहाँ जाके उसका सुनवाई सुन सकता आप आइए, बिल्कुल स्वागत है। न्यायालय खुला होता है। आप लोगों को बताऊं, हम लोग जो फैसला करते हैं ना वो खुले न्यायालय में करते हैं। मतलब कोई भी आदमी आ जा सकता है। आप लोग आइए, देखिए कार्यवाही कैसे होता है। लेकिन क्या होता है, कुछ हम लोग बंदिशें रखते हैं। जैसे आप लोग जाएंगे तो वो वीडियो कैमरा नहीं चलना चाहिए। आप मोबाइल अपना साइलेंट करके आइए, देखिए, बैठिए वहां पे। तो कुछ चीजें रहता है, हम लोग खुद नियम बनाते हैं, नहीं तो पता चले किसी का मोबाइल बज रहा है, हम इसे इधर गवाही करवा रहे हैं, या किसी को डांट छपट रहे हैं, आपका मोबाइल बज रहा है। तो ऐसा नहीं, तो कुछ सिस्टमेटिक तरीके से रहे। बिल्कुल आ सकते हैं, स्वागत है आप लोगों का। और किसी कोई सवाल है? चलिए, आप कोई किसी कोई सवाल है? बेहिचक पूछ सकते हैं। एलएलबी करना जरूरी है सर जज के लिए? बिल्कुल जरूरी है। जैसे डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस पढ़ना जरूरी है, सेम ऐसा है। उससे पहले जैसे सीजीपीएससी होता है, ये सब देखो, पीएससी तो बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराती है, बहुत सारे एग्जाम। तो वो तो एक संस्था है, जैसे व्यापम है। व्यापम बहुत सारे परीक्षा कंडक्ट कराती है। वो केवल एक संस्था है जो पेपर ऑर्गेनाइज करवाती है। और जैसे देखिए, एलएलबी करने के बाद ही आप सिविल जज बनेंगे। यदि जज की तैयारी करना है तो उसके लिए आपको एलएलबी करना कंपलसरी है। यदि आपको प्रशासनिक क्षेत्र में जाना है तो आपको केवल ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है। ग्रेजुएशन चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम किसी भी से तो कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। और किसी को कुछ पूछना है? एनी स्टूडेंट? कोई विद्यार्थी पूछना है किसी को? बिल्कुल पूछिए, पूछो। देखिए, मैं यहाँ ना एकदम कानून के बारे में बताने के लिए नहीं आया था। मैं केवल इसलिए आया था ताकि कुछ चीजें आप लोगों को पता हो। मैं पिछले बार भी यही सारी चीजें रिपीट किया था कि आप लोग अपने आप को सेफ रखिए। और आज इसलिए ये सारी चीजें बता रहा हूँ क्योंकि कल के डेट में हो सकता है 1-2 साल में आप लोग परीक्षा की तैयारी करें। तो आप लोग सतर्क रहिए बस। यदि किसी का और परीक्षा को लेके कुछ हो तो पूछ सकते हैं मुझसे। बाकी टीचर लोग तो हैं ही, टीचर लोग तो बताएंगे ही। अभी हाँ, बीए भी होता है, 5 साल का होता है। उसके लिए आपको लेकिन एग्जाम दिलाना पड़ेगा। जैसे क्लैट का एग्जाम होता है, उसमें वो दिलाना पड़ेगा। उसके बाद फिर सर एक बच्चा पूछ रहा था कि एलएलबी करने के बाद परीक्षा की इसकी क्वालिफाइड और इंटरव्यू कैसे होता है? देखिए, वो तो अलग प्रोसेस है। परीक्षा के कितने स्टेप हैं? देखिए, इसके बारे में पीएससी में 3 स्टेप रहता है। पहला आप प्री देंगे, प्री में वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। उसके बाद उसमें आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर मेंस मुख्य परीक्षा लिखेंगे आप। उसके बाद उसमें भी आपने यदि क्वालिफाई किया तो इंटरव्यू, उसके बाद सिलेक्शन। ये यूपीएससी में भी सेम पैटर्न यही लागू होता है। तो 3 स्टेप में होता है। बहुत बहुत आभार सर आपको। हमारे महाविद्यालय में धन्यवाद आपको। हम सबको ज्ञान की गंगा बहाए हैं। मेरे विद्यार्थी भी आपकी गुणगान करेंगे और हम सब आपके आभारी हैं। चलिए, थैंक यू। ऐसा कभी और अवसर मिले तो बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पुनः ऐसा गंगा क्या बहाइएगा है, ज्ञान का। हम लोगों को आने का रहता ही है, लेकिन समय कम हो जाता है। दूसरी बात क्या है, मरवाही में मैं अकेला हूँ, इसलिए थोड़ा सा काम ज्यादा रहता है तो समय नहीं मिल पाता आने का। तो फिर जब भी कभी आने का मौका मिले तो बिल्कुल आएंगे। लेकिन आप लोग तैयार रहा करिए कि देखिए, जरूरी नहीं है मैं आऊं। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जब आते हैं ना तो आप लोगों को आगे बढ़ के पूछना चाहिए। यदि हमें उनके जैसा बनना है ना तो कुछ चीजें उनसे सीखनी चाहिए, पूछना चाहिए, तभी तो समझ में आएगा। हो सकता है कि आप लोग सोचते हो कि नहीं मुझे तहसीलदार बनना है, तो तहसीलदार करते क्या है, कैसे वहां तक पहुंचे। जब वैसा कोई अधिकारी आए तो उनसे जरूर पूछा करिए, उससे बहुत सारी चीजें क्लियर होती है। हो सकता है कि कल के डेट में मैं आपको व्यक्तिगत रास्ते में बात ना कर पाऊं, क्योंकि हमारा प्रोटोकॉल रहता है। मैं ऐसा हम लोगों का पब्लिक प्लेस में आने का नहीं रहता है, तो मैं आप लोगों को मार्केट में या रास्ते में कहीं रुक के बात भी नहीं कर सकता।
ये ऐसा ही जगह पे बात करने का होता है। तो जब भी ऐसा कभी मौका मिले ना तो पूछना चाहिए सारी चीजें। चलिए फिर ठीक सर। और कुछ और बताइए। जैसे सर ने कहा कि ज्ञान हासिल करने के लिए स्थान होता है, समय होता है, परिस्थिति होती है। उसी के परिप्रेक्ष्य में एक बहुत दोहा तुलसीदास का है, बिन गुरु ज्ञान न होय गोपाला। बिना गुरु के गोपाल नहीं मिलते, तो भगवान नहीं मिलते, सफलता नहीं मिलती। इसी के तर्ज में आप सब लोग स्वागत के लिए ताली से स्वागत करें। स्काउट गाइड क्लैप गो। क्लैप ऑन गो।